बिजनेस कम्युनिकेशन में इससे पहले हमने पढ़ा था ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस, जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है जो 2005-2013 में आया था। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसके क्या क्या तत्व हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने हैं। हिंदी में संप्रेषण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए कि जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसका जो प्रोसेस है उसके कितने एलिमेंट हैं। तो आपको कितना बताना है? 5। कम्युनिकेशन प्रोसेस के कितने एलिमेंट हैं? 5। पहला एलिमेंट क्या है मेरा? विचार या सूचना। तो जो भी विचार, जो भी सूचना, जो भी भावना हमें किसी को देने रहते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट मेरा वह हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, प्रत्येक संदेश एक विचार से उत्पन्न होता है एवं वह विचार किसी न किसी विषय से संबंधित होता है। इसीलिए संदेशवाहक को संदेश के लिए विचार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो भी बात, जो भी तथ्य, जो भी जानकारी आपको किसी को देनी है तो उसके लिए सबसे पहले उसके लिए क्या आवश्यक है? विचार, शब्द, भावना, वह ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेरा आता है संदेशवाहक। संदेशवाहक मतलब सेंडर, जो सेंड करता है। क्या सेंड करता है? मैसेज। तो मान लीजिए पहला हो गया मेरा मैसेज, दूसरा हो गया सेंडर। तो जो व्यक्ति कुछ कहता है या कुछ कहना चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो मेरा हो गया दूसरा एलिमेंट सेंडर। जो भी अपनी बात, जो भी सूचना, जो भी तथ्य, जो भी जानकारी देना रहता है, जब दूसरे व्यक्ति को वह देना चाहता है तो हो गया सेंडर। तीसरा है माध्यम, मीडियम। पहला मेरा क्या हो गया? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा मेरा हो गया सेंडर। ठीक है, तीसरा मेरा हो गया मीडियम। अब जो बात हम पहुंचाएंगे उसका कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए, मीडियम। किस माध्यम से वो अपनी बात, अपना संदेश वह पहुंचा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। माध्यम होना बहुत ही ज़रूरी है। माध्यम क्या? जैसे हम अपनी बात आपके तक पहुंचा रहे हैं तो माध्यम है, मोबाइल है, माइक्रोफोन है, हम कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे थे, माध्यम हो गया। मैं हो गया सेंडर, जो मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया? विचार हो गया, शब्द हो गया, भावना हो गया। और जो माइक है, जो टेलीफोन है या जो मोबाइल है, ये क्या हो गया? माध्यम हो गया। और आपके पास जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? रिसीवर हो जाओगे। तो पहला शब्द, दूसरा सेंडर, तीसरा माध्यम, चौथा रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? वह सूचनाओं को प्राप्त करता है, सुनता है, समझता है, उससे जानकारी हासिल करता है, तो उसे हम कहते हैं रिसीवर। चौथा एलिमेंट मेरा हो गया रिसीवर। जब रिसीवर, देखिए कम्युनिकेशन उसे ही कहते हैं कि जहाँ पर जो सेंडर कुछ कह रहा है, मतलब कम्युनिकेशन में जो सेंडर कुछ कहता है तो जो रिसीवर है, रिसीवर को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंडर कुछ और भाषा में बात कर रहा है और जो रिसीवर है उसे कुछ अता पता है ही नहीं, उस भाषा के बारे में जानकारी है ही नहीं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो दोनों पक्ष में भावनाओं का, सूचनाओं का, शब्दों का जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर इसका जानकारी नहीं रहेगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस मेरा नहीं हो पाएगा। तो चौथा एलिमेंट पे हम चर्चा कर रहे थे रिसीवर। तो रिसीवर क्या करेगा? उस सूचना को प्राप्त करेगा, चाहे ऑनलाइन प्राप्त करे, चाहे लिखित करे, चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त करे, उसे पढ़ेगा, समझेगा, डिकोड करेगा, अपने भाषा में समझने का प्रयास करेगा। ये हो गया। उसके बाद पूरा पांचवा एलिमेंट है लास्ट में, उसे कहते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि। जब रिसीवर उस मैसेज को, उस संदेश को पढ़ता है, समझता है, पढ़ने समझने के साथ साथ वह कुछ उत्तर देगा, रिस्पॉन्स देगा। किसे? सेंडर, जिसने मैसेज भेजा उसको जवाब देगा कि हाँ आपने जो कहा ठीक है। जैसे हम कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो अगला रिप्लाई करता है ना कि ओके, गुड या थैंक यू, मतलब कि वह फीडबैक दे रहा है, प्रतिपुष्टि दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वह कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वह अधूरा रहता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, 5 एलिमेंट हैं। पहला मेरा क्या हो गया? वर्ड हो गया या जो सूचना हो गया। दूसरा क्या हो गया? सेंडर हो गया। तीसरा हो गया मीडियम, माध्यम, और चौथा हो गया रिसीवर, पांचवा हो गया फीडबैक। ये 5 एलिमेंट आपको याद रखना है। इससे कम लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम से कम 5 लिखने ही लिखने हैं, इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आया था एग्जाम में। अगला जो था वो है
अगला जो है वो है 2011 में प्रश्न आया था, व्हाट इज़ मीन्ट बाय फीडबैक, प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी जानकारी, जो भी सूचनाएं आपको दी जाती हैं, जो भी बात आपको बताई जाती हैं, तो उसके बाद जो आप रिस्पॉन्स देते हैं, जो उत्तर देते हैं, जो जवाब देते हैं, वही आपका प्रतिपुष्टि है, वही आपका फीडबैक है। ठीक है, देखिए लिखा है, प्रतिपुष्टि के अभाव में कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। जब तक, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कोई प्रश्न पूछा, तो उस प्रश्न का आपको उत्तर पता है या तो उत्तर नहीं पता है। जब उत्तर नहीं पता रहेगा तब पर भी आप फीडबैक दोगे, उत्तर पता रहेगा तब पर भी आप फीडबैक दोगे। अगर आप चुपचाप खड़े रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको उत्तर आता है या नहीं आता है। दोनों कंडीशन में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी फीडबैक होता है, वो कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, जानकारी देना पड़ता है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, उचित प्रतिपुष्टि के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जब तक फीडबैक प्रतिपुष्टि नहीं होगा तब तक हमारा कम्युनिकेशन प्रभावशाली नहीं होगा। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होगा ही होगा, संदेह होगा ही होगा। तो प्रतिपुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा लिखा है, प्रतिपुष्टि किसी संदेश को प्राप्त करने तथा उसकी ठीक व्याख्या को समझने का एक स्रोत है। कौन सा? प्रतिपुष्टि किसे प्राप्त करने का? संदेश को प्राप्त करने का और उसे समझने का एक स्रोत है। जब तक अगला जवाब नहीं देगा, मुझे कैसे पता चलेगा वो समझा है ठीक से कि नहीं समझा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। लास्ट में देखिए क्या लिखा है, प्रतिपुष्टि संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम महत्वपूर्ण तत्व। अभी मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके 5 एलिमेंट हैं। सबसे अंतिम में क्या बताया था? सबसे अंतिम मैंने आपको फीडबैक ही बताया था, प्रतिपुष्टि ही बताया था। ठीक है, तो आपको यह सब लिख देना है। जब भी एग्जाम पूछेगा प्रतिपुष्टि से आपका क्या आशा है, यह लिख देना है। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशन। फ्लो का मतलब बहना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, मतलब बहाव और संगठन के संबंधों के आधार पर जो संप्रेषण के जो रूप हैं, जो प्रकार हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देने हैं। तो सबसे पहले प्रवाह के आधार पर जो संप्रेषण होता है वह 3 प्रकार का होता है। फ्लो के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मेरा वर्टिकल, मतलब ऊपर से नीचे करके जब आएगा, जो सूचनाओं का, जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन हम कहते हैं। ऐसे मान लीजिए मैनेजर ने कुछ निर्देश दिए हैं डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र ने कर्मचारी को, तो ये वर्टिकल फॉर्म में आता है। मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट। तो यहाँ पे सूचनाओं का जो फ्लो होगा वो वर्टिकल होता है। तो बहाव के आधार पर कम्युनिकेशन 3 प्रकार का है। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा डायगोनल, ऐसे तिरछा रहेगा। ये मैंने पिछली बार भी बता दिया था, लेकिन दोबारा रिपीट करवा दे रहा हूँ। तो वर्टिकल हो गया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर संप्रेषण। और जो दूसरा है हमारा, इसे कहते हैं क्षैतिज या समतल संप्रेषण, मतलब बराबर। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो सभी आपस में सूचनाओं का, जानकारी या बातचीत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो कम्युनिकेशन है, वहाँ पर भी बातचीत हो रहा है। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन वो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, समतल है, सब एक लेवल के ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पे टीचर भी शामिल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन टीचर और बच्चे दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो बच्चों में जो बातचीत या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है समतल है, क्षैतिज है। जब टीचर इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब टीचर फिर स्टूडेंट, तो हमें वर्टिकल हो जाएगा। एक तीसरा है डायगोनल, इसे हिंदी में कहते हैं करणीय संप्रेषण। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। इस संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण के क्षैतिज प्रवाह के अतिरिक्त संगठन के विभिन्न स्तर के मध्य संप्रेषण को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कोट प्रत्यक्ष संप्रेषण संबंध नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है कि जब कोई संप्रेषण ना तो वर्टिकल होता है ना तो हॉरिजॉन्टल होता है, तो वह जो कम्युनिकेशन वह डायगोनल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डायगोनल होता है, करणीय हो जाता है। और इसमें क्या होता है? सूचनाओं का भी आदान प्रदान होता है विभिन्न स्तर पर। जैसे मान लीजिए
अपना डिग्री कॉलेज है, तो अपने डिग्री कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है और बैचलर ऑफ कॉमर्स भी है, दोनों है। तो डिग्री कॉलेज बैचलर ऑफ आर्ट्स ये मेरा हो गया वर्टिकल। लेकिन जब बीए और बीकॉम में कम्युनिकेशन होता है तो मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 3 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं बहाव के आधार पर। पहला वर्टिकल, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, और तीसरा क्या है, डायगोनल या कर्णीय। और दूसरा संगठन के आधार पर जो कम्युनिकेशन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक है मेरा औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक को कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन दोनों के बारे में डिटेल मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, आप वीडियो जाके देखोगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा व्यावसायिक संप्रेषण का जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर आपको समझाने का कोशिश किया। अगला जो है हमारा चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन का, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही मैं आपको उसका आंसर डिटेल समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। इसके पढ़ने के बाद जो प्रश्न एग्ज़ाम में आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगली कक्षाओं में उसे पढ़ने का प्रयास हम करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद।